आप सबको मेरा नमस्ते। ये हमारा आखिरी सेशन है। मैं जस्ट मतलब हम लोगों ने क्या क्या सीखा, क्या क्या महत्व की चीज़ हम लोग को करनी है फील्ड में, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगी। ये हमारा जो मैंने आपको सिखाया हुआ है वो बहुत सारा एक्सपीरियंस से आया हुआ है। मैंने स्लम में बहुत काम किया हुआ है, हमारी टीम ने भी, और 15 साल ऑलमोस्ट, और अभी भी हम लोग काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमें सीखने को जो भी मैंने सिखाया हुआ है वो बहुत प्रैक्टिकल एक्चुअली आपको सिखाया गया है। मैंने सिखाया है क्योंकि थियोरी इतनी काम मुझे नहीं आई। मैं थोड़ा सीख के आई थी, मतलब WHO गाइडलाइन से भी सीख रही थी और बहुत सारे गाइडलाइन से सीख रही थी, लेकिन वो जो पुस्तकीय ज्ञान था वो फील्ड में बहुत काम नहीं आ रहा था। माँ हम लोग को सिखा रही थी, जो माता हमारे पास आ रहे थे, जो छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आ रहे थे, वो हमें सिखा रहे थे। तो वही मैंने आपको भी सिखाया हुआ है। ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप फील्ड में काम करेंगे तो आपको भी सीखने को बहुत मिलेगा। ठीक है, ये जो सीख रहे हैं वो आपको शेयर करना है हमारे साथ। आई विल बी वेरी हैप्पी अगर मुझे आपसे कुछ सीखने को मिले, क्योंकि सब लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, और जितना हम लोग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हम लोग एक दूसरे से सीखेंगे। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मैंने सीखा है बस वही आप कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो आप ट्राई करिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी रिसर्च की और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन आप भी बहुत सीखेंगे फील्ड में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो सिखाई है वो बस NPTEL तक ख़त्म नहीं हो रही है। अभी तो ये शुरुआत है। करेक्ट। दूसरा क्या है कि अभी मैं आपको जो अलग अलग जो हमारे हिस्से हैं, मतलब सगर्भ माता होती है, जो धात्री माता होती है, जो लैक्टेटिंग मदर्स है, किशोरी वय की जो लड़कियां हैं, इन्फेंसी जो है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बच्चे हैं, 6 महीने के बच्चे, थोड़े बड़े बच्चे, तो पूरा हमारा जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको वापस बताऊंगी। जैसे मैंने आपको सारे ट्यूटोरियल में और सारे लाइव सेशन में बताया हुआ है, लेकिन वापस मैं थोड़ा हर हिस्से पे थोड़ा फोकस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग लेते हैं किशोरी वय की लड़कियाँ। ठीक है, सिर्फ लड़कियाँ नहीं, लड़कों और लड़की दोनों के लिए मैं बताने वाली हूँ कि ये टाइम जो है बहुत विकास होता है ये टाइम में। ठीक है, लड़कों और लड़कियों की हाइट बढ़ती है, उनका जो विकास है ये टाइम में, अगर लड़कियों ने या दोनों ने, लड़कों ने लड़कियों ने अच्छी तरह पोषण तत्व खाए, पोषक वाला खाना खाया, तो बहुत उसके परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो मेनली क्या खाना है, प्रोटीन बहुत कम है हमारे बच्चों में। ठीक है, तो प्रोटीन वाला खाना है। लड़कियों को बताना है कि कैल्शियम वाला जो खाना है, तो मतलब दूध है, दही है, पनीर है, वो लेना है ज़्यादा। हरी सब्जियां हैं, ऑफ कोर्स मिनरल्स है हरी सब्जी में, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, आयरन है, वो आपको मालूम ही है, तो वो वाला भी बच्चों को बहुत खाना है। B12 भी बहुत कमी है, CNNS डेटा में दिखाया हुआ है कि B12 की बहुत कमी है, तो आपको वो B12 वाला भी खाना देना है। तो नॉनवेज अगर बच्चा है तो अंडे से मिलेगा, नॉनवेज फूड से मिलेगा, लेकिन आप वेजिटेरियन हो तो दूध, दही, पनीर से आपको विटामिन B12 बहुत अच्छी तरह मिलेगा। ठीक है, दूसरे जो प्रोटीन युक्त आहार है, जैसे दालें हैं, सारे मिलेट्स है, आजकल तो इंडिया में मिलेट्स का बहुत ही ये हो रहा है, तो मिलेट्स वाला खाना भी आपको डेफिनेटली बच्चों को देना है। सारे जो बीज होते हैं, भोपले के बीज है, तिल है, ठीक है, अजवाइन है, तो वैसे भी आप उसका पाउडर बना के किशोरी वय के खाने में डाल सकते हैं। उनके जो लंच या डिनर है, शिंगदाना भी बच्चों को खिला सकते हैं। दूसरा एक प्रॉब्लम हमारे किशोरी वय में ये है कि वो लोग बाहर का खाना बहुत खाते हैं, जंक खाना बहुत खाते हैं, तो वो डेफिनेटली हमारे जो ट्यूटोरियल है जंक फूड के, आपको उनको दिखाना है
कि अगर जंक फूड खाया तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। एक पीसीओडी करके एक प्रॉब्लम है जो आजकल किशोरी वय की लड़कियों को बहुत हो रहा है, वो क्योंकि वो बाहर का खाना बहुत खाते हैं। घर में भी खाते तो ज़्यादा गेहूँ और चावल ज़्यादा खाते हैं, शक्कर ज़्यादा खाते हैं, तो वो लड़कियों को फिर हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं और फिर उनको जाके एक्ने की बीमारी या तो महीना टाइम पे नहीं आना, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। और आगे जाके उनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम ही होता है, बच्चे नहीं होते हैं उनको, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होती है उनको गर्भ धारण करने की। तो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको किशोरी वय के लड़कों लड़कियों को समझाना है कि जो आजकल जो सोशल मीडिया है, बच्चे लोग बहुत उस पे टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपको बताना है कि वो सोशल मीडिया पे काम कम करें। ज़्यादा से ज़्यादा वो खेले, बाहर खेले, कोई स्पोर्ट्स में भाग ले, स्पर्धा में भाग ले। सारा टाइम टीवी के सामने नहीं देखे, क्योंकि वो आँख के लिए भी अच्छा नहीं है, नींद भी अच्छी नहीं आती है एक्चुअली ज़्यादा टीवी देखने से या बहुत सारा लाइट होने से। दूसरा आपको बताना है कि सोने की जो है सोने के ऊपर भी बहुत ध्यान देना है, कि बच्चे को बताना है कि 10 बजे तक वो उनको सोना है और मिनिमम 7 से 8 घंटा, उठ से 7 से 8 घंटा बच्चों को सोना है। और ये तो हो गया आपका न्यूट्रिशन किशोरी वय का। एक चर्बी है जो है आपकी सैचुरेटेड फैट, तो उनको बताना है कि जो मलाई है, मक्खन है, घी है, वो अच्छी चर्बी है, उनको आप डेफिनेटली एनकरेज कीजिए। क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि उनका वज़न बहुत कम होता है, तो उनका वज़न बढ़ाने के लिए आपको चर्बी से उसका वज़न बढ़ाना है। बहुत अगर आप कार्बोहाइड्रेट वाला, स्टार्च वाला खाना देंगे, चावल, गेहूँ, तो उनका जो वज़न है वो ठीक तरह से नहीं बढ़ेगा। उनका वज़न बहुत चर्बी, मतलब लिवर में ना जो फैट है, वसा है, वहाँ जमा होके वो वज़न बढ़ेगा, वो अच्छा वज़न नहीं होगा। तो पहले आप फोकस कीजिए, प्रोटीन पे फोकस कीजिए और फिर अच्छी चर्बी पे फोकस कीजिए। आयरन है, सारे विटामिन्स है, मिनरल्स है, वो मैंने आपको ट्यूटोरियल में बताए हुए, तो वो भी आपको उनको बताना है, सिखाना है। और डेफिनेटली आप उनका यू विल बी एबल टू इम्प्रूव देयर हाइट एंड वेट ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद आ गए हमारे प्री प्रेगनेंसी मदर्स। तो प्री प्रेगनेंसी मदर्स में क्या होता है कि आपने देखा कि जो न्यूरल ट्यूब जो बन रहा है, जिससे वो बच्चे का मेदू बनेगा, बच्चे का जो उसकी जो स्पाइन है वो बनने वाली है, तो वो तीसरे हफ्ते में बनना चालू हो जाती है। ठीक है, तो ये प्री प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन का होना बहुत बहुत महत्व का ये हिस्सा है। वहाँ पे अगर हम लोगों ने जो औरतें जिसकी ऑलरेडी शादी हो गई है, अगर उनको हम लोगों ने बताया कि क्या खाने में खाना है, तो उनका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी फिर माँ के शरीर में जो मसल्स है, मसल्स भी ज़्यादा, मांसपेशियाँ भी ज़्यादा रहेगी, और उसके जो स्टोरेज है, जो टाइप 1 प्रकार 1 के जो है न्यूट्रिएंट, उसकी स्टोरेज भी बहुत अच्छी तरह उसके बच्चे के लेडी के बॉडी में रहेंगे। राइट, तो फोकस करना है आपको फोलेट वाले खाने पे, B12। ठीक है, फोलेट, B12, कोलिन का भी आपने ट्यूटोरियल देखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरल ट्यूब के लिए। फिर आपको फोकस करना है आयरन पे फोकस करना है, जो कि सब पे फोकस करना है। विटामिन ए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ध्यान में रहे कि प्री प्रेगनेंसी को भी ज़्यादा प्रोटीन देना है। ठीक है, तो मैं तो डेफिनेटली उनको 1.2 ग्राम पर किलोग्राम प्रोटीन मैं डेफिनेटली एडवाइस करती हूँ, क्योंकि जितना उनका लीन मास बढ़ेगा, और लीन मास के बाद उनको ये भी बताना है कि उनको एक्सरसाइज करनी है थोड़ी, वो वज़न उठाने की, जैसे वो मसल रेजिस्टेंट एक्सरसाइज बोलते हैं, योगा भी कर सकते हैं, बहुत सारी योगा पोजेस है जिससे मसल भी बनता है, तो आपको वो सब उसको सलाह देनी है। दूसरा है, अभी आगे आपका दूसरा हिस्सा है प्रेगनेंसी का। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में तो आपको मालूम है कि माँ का तो उसके हिस्से का तो खाना ही है, लेकिन बच्चा अभी बढ़ रहा है। ठीक है, बच्चे का कंसेप्शन हो रहा है, तो उसको उसके दिमाग के लिए क्या चाहिए, बच्चे के हड्डियों के लिए क्या चाहिए, बच्चे के मसल्स के लिए क्या चाहिए, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने पहले बताया,
सारे जो न्यूट्रिएंट डेंस फूड है वो तो देने ही है। विटामिन डी है, कैल्शियम है, जो मैं पहले भूल गई एक्चुअली, किशोरी वय को भी बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। सूरज का जो प्रकाश है दोपहर का, जो 12 से लेके सब लगभग 11 से लेके 2 बजे का जो प्रकाश है वो सबको लेना है। ज़्यादा अगर कपड़ा पहना तो नहीं हो, आपको मिलेगा नहीं वो विटामिन डी सूरज से, ठीक है। तो प्रेग्नेंट मदर्स को भी आपको बताना है कि वो विटामिन डी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके जो सारे वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स है, वो उसको पीएचसी से मिलेंगे, तो उसको पे भी ध्यान देना है आपको। अच्छी चर्बी, आप उस पर बिल्कुल उसकी चिंता नहीं करनी है। अच्छी चर्बी खाना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, तेल ज़्यादा तेल इस्तेमाल नहीं करना है खाने में, जितना हो सके घी ज़्यादा बेहतर है। दूसरा आपको क्या करना है कि मदर को बताना है कि अगर तेल भी अगर यूज़ करे तो उसको कच्ची घानी का तेल इस्तेमाल करना है। जितना हो सके लड्डू वड्डू कम खाने हैं, क्योंकि हमारा कल्चर है कि जैसे वो प्रेग्नेंट हो गई तो इसके लड्डू उसके लड्डू, तो वो लड्डू में जो शक्कर होती है, गुड़ होता है, उससे वो डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो लड्डू ना खाते हुए अगर कुछ मसाला वाला कुछ रेसिपीज़ बनाई तो उससे डेफिनेटली वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ का जो इसकी मात्रा है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि हम लोग को बच्चे का वज़न एवरेज 3.5 किलो 3.25 किलो का एवरेज होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, अगर माने अच्छा प्रोटीन युक्त और चर्बी युक्त खाना खाया, अच्छी चर्बी युक्त, तो उसका डेफिनेटली वज़न बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे वो प्रोटीन वाला खाना बढ़ा रही है वैसे वैसे उसको स्टार्च वाला खाना कम करना है, और शुगर जैगरी जितना कम होए उतना उसके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी आ गया फेज़ आपका धात्री माता का, मतलब ये जो प्रेग्नेंट मदर्स है। दूसरा मैं आपको एक बताना भूल गई प्रेग्नेंट मदर्स को, एक बार आपने न्यूट्रिशन तो उसको बता दिया, लेकिन उसके साथ आपको उसकी जो लास्ट ट्राइमेस्टर है, जो 9वां महीना है, 8वां महीना है, तभी आपको उसको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी बताना है। जितना आप उसको सक्षम करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, स्पेशली लास्ट ट्राइमेस्टर में, उतना ही उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा, तो उसको सारी टेक्निक सिखाओ, अलग अलग ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक सिखाओ, क्रॉस क्रल सिखाओ, 45 पॉइंट सिखाओ उसको, कैसे दूध निकालना है, अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो उसको क्या करना है। वो अगर आप पहले से उसको सक्षम करेंगे तो वो डॉक्टर बोलेगा आप ऊपर का दूध दो तो वो मना कर देगी, वो अपना ही दूध देगी, ठीक है। उस ब्रेस्ट फीडिंग के क्या उसके महत्व उसका क्या है, अगर बच्चे को ऊपर का दूध मिला तो उसके क्या उसके नुकसान उससे हो सकता है, क्या और क्या हो सकता है, तो वो सब आपको पहले ही सिखाना है उसको। निपल शील्ड के बारे में भी सिखाना है कि निपल शील्ड इस्तेमाल नहीं करना है। अगर माँ को फ्लैट निपल है तो वो बिल्कुल ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है। बच्चा याद रहे कि बच्चा निपल पे लैच नहीं कर रहा है, बच्चा नीचे का जो काला भाग है, एरियोला उसको बोलते हैं, उस पर लैच करा है। तो आपको ज़रा वो भी ध्यान रखना है कि बच्चे को माँ को पहले ही सिखा दो, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जब भी वो माँ एएनसी में आ रही है तो कोई अगर दूसरी माता है जो धात्री माता जो दूध पिला रही है, तो ये जो प्रेग्नेंट वाली माता है, प्रेग्नेंट मदर, उसको बोलो कि उससे सीखे कैसे वो दूध पिला रही है, कैसे वो बच्चे को पकड़ रही है। तो वो एक दूसरे से, मतलब वो प्रेग्नेंट माता बहुत सीख सकती है जो धात्री माता है उससे, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं। दूसरा जो है, अभी मैं आपको धात्री माता के बारे में बताऊंगी। तो जैसे मैंने आपको पहले न्यूट्रिशन के बारे में जो बताया हुआ है वो तो आपको बताना ही है। धात्री माता को उसको प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़रूरी है, प्रेग्नेंट मदर को भी बहुत ज़रूरी है। लगभग 80 ग्राम प्रोटीन जाना चाहिए दोनों में, ठीक है। लैक्टेटिंग मदर्स को, धात्री माता को थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। लेकिन धात्री माता हमेशा ऐसा पूछती है हम लोग को कि मैं क्या खाना खाऊं कि मेरा दूध बढ़ेगा, ठीक है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको भी आता होगा। तो ये उसमें मैं ये बताती हूँ कि अगर बच्चे को सही तरह से टेक्निक से दूध पिलाया तो वो माँ भूखी होगी तो भी बच्चे को दूध मिलेगा। नेचर ने ऐसा वो बनाया हुआ है वो अमृत कि माँ अगर भूखी है तो भी बच्चे को बिल्कुल उसका पेट भरेगा, अगर सही तरह से टेक्निक से दूध पिलाया तो, ठीक है। लेकिन माँ का पोषण भी इतना ही ज़रूरी है।
तो उसको भी आपको बताना है। उसको बोलना है कि अगर उसके कुछ लेना है ऐसे सरग ये जो सहजन के पत्ते होते हैं या अमुक तरह की ऐसी मेथी होती है, तो वो पूछती है कि अगर मैं ये लूँ तो दूध बढ़ेगा कि नहीं। हाँ, उसको लेना है तो लेने दीजिए, ऐसा नहीं है। शतावरी है एक ना, शतावरी पाउडर, तो उसको जो लेना है तो उसको लेने दीजिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन उसको पहले टेक्निक सिखाओ, अच्छा लैचिंग का टेक्निक सिखाओ, 45 पॉइंट सिखाओ, ठीक है। वो सिखाएंगे तो अगर वो कुछ भी नहीं लेगी तो भी उसका बच्चे का वजन बढ़ना ही है, दूध आएगा उसको, ठीक है। तो वो ज़रा ध्यान में रखना है आपको। लैक्टेटिंग मदर्स को बताना है कि ज़्यादा शक्कर गुड़ मत खाए, तला हुआ नहीं खाइए। तला वाला खाएगी तो जो बच्चे के लिए जो दूध आएगा उसमें भी ज़्यादा ओमेगा 6 की मात्रा ज़्यादा होगी, अच्छी चर्बी जो नहीं है उसकी मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है। और ऑफ कोर्स जितना वो टाइप 1 वाला खाना खाएगी, टाइप 1 वाला खाना है आपका आयरन, कैल्शियम, बहुत सारे विटामिन्स, तो उतना वो उसके दूध में वो टाइप 1 न्यूट्रिएंट जो प्रकार एक के जो पोषक तत्व है उसकी मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको वो उस पर ध्यान रखना है। अभी आ गया आपका इन्फेंसी स्टेज, ठीक है। तो इन्फेंसी स्टेज मतलब बच्चा अभी पैदा हो गया, ठीक है। अभी आप सोचिए कि अगर मदर को पहले ही पता होता ब्रेस्ट रोल के बारे में, केएमसी के बारे में, अलग अलग टेक्निक के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक के बारे में, तो आपका वहाँ पे हॉस्पिटल में कितना वो कन्वीनियंट हो जाता। तो आपको आपकी जो माँ है ना, आपकी जो सेंटर की माँ है, आपको उसको सक्षम करके भेजना है। क्योंकि जैसे वो हॉस्पिटल में एक बार वो दाखिल हो गई, हॉस्पिटल एक वॉर जोन होता है, वॉर जोन, बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे मदर्स, हेल्थ केयर वर्कर, स्टाफ नर्स आर बिजी, बच्चे रो रहे हैं, कुछ उसको पता नहीं है। लेकिन अगर उसको मालूम है कि मुझे ये करना है, वे करना है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, मुझे ऐसे दूध निकालना है, ऐसे पिलाना है, तो इमेजिन करो कि वो आपको कितनी वो दुआएं देगी माँ की, मुझे ये सब सिखाया, मुझे भी मालूम है मुझे क्या करना है, ठीक है। तो आपको माँ की दुआएं लेनी है, ठीक है। दूसरा ये है कि आपको अगर आपकी आशा वर्कर्स है तो आपको आशा वर्कर के साथ कोऑर्डिनेट करके उसको वहाँ पे सिखाना है, ठीक है। हॉस्पिटल में जाके माँ को सिखाना है, क्योंकि आपने थोड़ा उसको ट्रेनिंग तो दे दिया, लेकिन जब भी बच्चा हाथ में आता है तो वो पूरा अलग ही चीज़ है। तो जितना आप हॉस्पिटल में उसको सिखाएंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2-3 दिन वो रहती है, तो वो 2-3 दिन का आपको मतलब बहुत उपयोग करना है। जितना वो पहले 2-3 दिन में बच्चा सीखेगा बाद में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि माँ को वो पहले 2 दिन उसको बहुत अच्छी तरह उसको सिखाना है, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर अभी हॉस्पिटल के बाद बच्चा घर पे आया, ठीक है, तो पहले 2 हफ्ता माँ को लगता है सीखने के लिए, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने LAP प्रोटोकॉल में दिखाया, लर्निंग एक्शन प्रोटोकॉल में, उसी तरह वो तरह से आपको विज़िट करनी है, ठीक है। और उसी तरह आपको बच्चे का वज़न भी मॉनिटरिंग करना है। जितना आप वज़न मॉनिटरिंग करेंगे उतना आपको पता चलेगा कि माँ को दूध पिलाना आता है कि नहीं आता है, ठीक है। बहुत टाइम आप भूल जाते हैं कि ये बताना है, वो बताना है। तो अगर आप वेट मॉनिटरिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे का वज़न कितना बढ़ना चाहिए। पहले 2 हफ्ते में लगभग 500 ग्राम बढ़ना चाहिए वज़न, पहले 2 हफ्ते में। आपको मालूम होगा कि आपके बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 2 हफ्ते में बिल्कुल वज़न नहीं बढ़ता है, बर्थ वेट पे आके खड़े रह जाते हैं, राइट। वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। पहले 2 हफ्ते में बच्चे का वज़न एटलीस्ट 500 ग्राम बढ़ना चाहिए। अगर बच्चे का वज़न 500 ग्राम नहीं बढ़ा है, उसका मतलब देयर इज़ डेफिनेटली अ प्रॉब्लम, लैचिंग में प्रॉब्लम है, या तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, आपको माँ को ये भी सिखाना है कि बच्चे को कैसे नहलाना है, कैसे उसकी संभाल रखनी है, क्या क्या करना है, तो वो भी आपको थोड़ा आप बताएंगे तो माँ के लिए वो थोड़ा उसके लिए आसान हो जाएगा। दूसरा जो है ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टेज, मतलब जो पूरक आहार का जो स्टेज है। तो वो जो पूरक आहार की जो सेंसिटाइजेशन है वो आपको 4 महीने से चालू करनी है, ठीक है। ऑफ कोर्स माँ को पहले से ही बताना है कि सिर्फ माँ का दूध 6 महीने तक होना चाहिए, लेकिन आप सेंसिटाइजेशन चालू कर सकते हैं। तो 4 महीने, जैसे बच्चा 4 महीने का हुआ, आप माँ को बता सकते हैं कि अभी 6 महीने के बाद आप कैसे खाना देंगी, क्या खाना देंगी, कैसे उसकी हाइजीन रखेंगे, बच्चे का जो खाना बना रहे कैसे उसको संभाल के रखेंगे, कैसे इन्फेक्शन ना होए, कैसे हाथ धोने हैं, वो सारा जो है इन्फॉर्मेशन है आप 4 महीने से चालू कर सकते हैं। माँ को वो प्रोटीन जो पाउडर्स की रेसिपीज़ हम लोगों ने सिखाई है वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है
बहुत सारे जो अलग अलग नुस्खे हैं वो भी आप माँ को बता सकते हैं। सारी रेसिपीज़ हम लोगों ने बताई है, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग गाइडलाइन है, जो गाइडलाइन है उसका भी वीडियो आप पहले से बता सकते हैं, जैसे मैंने एलएपी में बताया हुआ है। तो आप उसको पहले सक्षम कीजिए, 4 से 6 महीना उसको सक्षम करना है। और जैसे वो बच्चा 6 महीना कंप्लीट हुआ तो माँ को तुरंत मालूम, उसे पता ही होगा कि मुझे ये करना है, मुझे पहले प्रोटीन वाला खाना देना है, बाद में उसको सब्जी देनी, बाद में उसको फ्रूट देना है, तो वो सब आप पहले ही सिखा दीजिए। एक बार फिर वो एक गलत उसकी आदत हो गई, फिर बहुत डिफ़िकल्ट है उसको चेंज करना, ठीक है। तो वो आप ध्यान में रखो, ठीक है। बाकी का जो है कि उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में एक दूसरा प्रॉब्लम आएगा कि बहुत टाइम बच्चे बढ़ेंगे ही नहीं। आपको मालूम है 6 महीने के बाद बच्चे का वज़न ही नहीं बढ़ता है। तो ये मैंने भी ये डेफिनेटली आई एक्सपीरियंस दैट कि 6 महीने के बाद बच्चे के वज़न बढ़ाना बहुत डिफ़िकल्ट था। और इसीलिए हम लोगों ने वो पाउडर रेसिपीज़ बनाई। तो आप मदर को सिखाओ वो पाउडर्स रेसिपीज़ जो है, जो सहजन के पत्ते हैं, जो कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ते का पाउडर है, जो शिंगदाने का पाउडर है, तिल का पाउडर है, वो सारे जो पाउडर्स जो हम लोगों ने बनाए, फलियों का पाउडर है, तो पाउडर की रेसिपीज़ आप सिखाओ मदर को। बोलो कि कैसे वो मदर खाने में ये पाउडर डाल के खाना पका सकती है। तो आप उस पर प्लीज़ आप फोकस कीजिए, ठीक है। दूसरा जो एक है जंक फूड। तो जंक फूड है जो आपको बहुत पहले से माँ को बताना है, क्योंकि बहुत टाइम हम लोगों ने देखा है कि माँ जो बिस्किट है वो 4 महीने से बच्चे को चालू कर देती है। वो दूध में डालती है बिस्किट और उसका पॉरेज बना के बच्चों को खिलाती है, ठीक है। तो उसको आपको पहले 4 महीने से बताना है कि क्या खाना नहीं देना है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि 6 महीने के बाद माँ को पता नहीं होता है कि बच्चे को एक्चुअली कैसे खाना देना है, मतलब कितनी बार देना है, पहले दिन कैसे देना है, दूसरे दिन कैसे देना है, क्या देना है, कितनी बार देना है, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, तो वो सब आपको बहुत फोकस करना है, ठीक है। और वो मैंने आईसी चार्ट में डाला हुआ है। लेकिन आप इसको वो कैसे देना है, वो कैसे आप दिखाओ। दो मत दो, तो ठीक है आप बोलते रहेंगे कि ये दो ये दो ये दो, लेकिन कैसे दो, कैसे पे फोकस करेंगे। जैसे हम लोगों ने ब्रेस्ट फीडिंग पे कैसे दूध पिलाना है उस पर फोकस किया, इसी तरह अपना कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में आपको कैसे चालू करना है, कैसा खाना देना है, कैसे बनाना है, कैसे पे हाउ पे फोकस कीजिए, कैसे, ठीक है। सिर्फ ये दो वो दो ये दो वो दो, इससे काम नहीं चलेगा, आपका बिहेवियर चेंज आपको नहीं मिलेगा फील्ड में, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। दूसरा एक है कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टेज में, मतलब पूरक आहार में बहुत सारी मदर्स बहुत चावल देती है, बहुत गेहूँ देती है। बच्चे का वज़न बढ़ेगा, लेकिन वो बच्चा ऐसे बढ़ेगा। हम लोग को हाइट बढ़ानी है बच्चे की, और हाइट बढ़ाने के लिए आपको प्रोटीन वाला खाना देना पड़ेगा, राइट। तो अगर नॉनवेज बच्चा है तो उसको अंडा दीजिए, मटन दीजिए, मछली दीजिए, कलेजी दीजिए। अगर वेजिटेरियन बच्चा है तो उसको दही दीजिए, पनीर दीजिए। ज़्यादा जो दालें हैं सब, कैसे दालें सब बनाइए वो भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो वो आप दीजिए उसको, ठीक है। सारे जो प्रोटीन पाउडर्स बना है वो बच्चे के खाने में डालिए, ठीक है। प्रोटीन पे फोकस कीजिए, अच्छी चर्बी पे फोकस कीजिए। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च पे फोकस मत कीजिए। स्टार्च से बच्चे का सिर्फ उसकी एनर्जी उसको मिलेगी, वो तो चर्बी से भी मिलेगी उसको, लेकिन स्टार्च फिर ज़्यादा स्टार्च उसका कहाँ पे होगा, उसका चर्बी में परिवर्तन होगा, और पूरा वो बच्चे का मांस नहीं बनेगा, उसका चर्बी सिर्फ बनती रहेगी, ठीक है। तो वो आपको ज़रा ध्यान में रखना है कि पहले से आपको थोड़ा उसको स्टार्च उसको पहले से कम करना है। ज़्यादातर मिलेट्स दीजिए, जैसे मिलेट्स, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टेज, ठीक है। अभी उसके बाद है बड़े बच्चे, ठीक है। तो बड़े बच्चे का भी मैंने बहुत अच्छा एक सेशन लिया हुआ है कि बड़े बच्चे को कैसे उसको स्ट्रिक्टली उसके साथ मतलब रहना है। ऐसे नहीं हो जाए कि बच्चा रोने लगा तो आपने कुछ भी दे दिया, तो वो थोड़ा डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं होगा तो बच्चा जंक फूड खाना चालू कर देगा, फिर घर का खाना नहीं खाएगा। वो बच्चे को आगे जाके डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप जंक फूड आपको बिल्कुल मतलब बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रहना है। हफ्ते में 2 हफ्ते में एक आध बार थोड़ा खा लिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन बच्चे को सिखाना है कि क्यों ये जंक फूड नहीं देना है, नहीं खाना है, ठीक है। तो वो बच्चों को आप जंक फूड वाला हमारा ट्यूटोरियल दिखा सकते हैं। तो ये तो बस यहाँ पे मैं अभी मेरा जो सेशन सारे हैं मैं ख़त्म कर रही हूँ। बिफोर आई लीव मुझे धन्यवाद देना था। सबसे पहले तो NPTEL टीम का धन्यवाद मुझे देना है। दोनों भारतीय है, भारती सकपाल, भारती तरी,
बहुत बहुत मुझे उनका बहुत ही सपोर्ट मिला हुआ है। पूरी एनपीटीईएल टीम, तुषार, उनकी पूरी टीम है, जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मैं अभी हूँ, बहुत ही अच्छी टीम है। मेरे जो 2 टीए है, बेला टोनी है और अपनी नताशा है, दोनों ने मुझे बहुत ही मेहनत करके आपके लिए पूरे सारे 12 सेशंस जो बनाए हैं, उनके हेल्प के बिना मैं ये नहीं कर सकती थी। आई ऑल्सो वांट टू थैंक IIT मद्रास, IIT बॉम्बे फॉर गिविंग द फुल सपोर्ट। ऑल्सो सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं आपको मतलब आई वांट टू थैंक यू, क्योंकि इतना मतलब आपने टाइम निकाल के ये सब देखा। एंड ये जब भी आप लेके जाएंगे फील्ड में मदर तक या हेल्थ केयर वर्कर्स के तक, तो आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट मिलेगा। और मुझे आपसे बहुत सीखना है, आपकी जो लर्निंग है फील्ड में, तो डेफिनेटली आप यू कीप इन टच विथ मी। आपको मेरा ईमेल तो मालूम ही है। तो बस मैं यहाँ पे विदाई लेती हूँ और आप सबको ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड थैंक यू।